हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग एक फ्री कोर्स चला रहे हैं लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए। ये आपको हर उस एग्जामिनेशन में काम देगा जहाँ पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें आपको मोर देन 20 क्वेश्चन जो है इन टॉपिक पे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। हमने इन टॉपिक पे प्लान किया था कि टोटल 40 वीडियो करेंगे और ये 40 वीडियो में हर उन टॉपिक को हम कवर करेंगे जहाँ से कभी ना कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इन 40 वीडियो की सीरीज़ में आज हमारा 27वां 27th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 26 लेक्चर किए हैं और 26 लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत के जो 2 लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लेबर वेलफेयर के होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो हमने किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे जो यूपीएससी ने पूछे हैं। इसके बाद हम लोगों ने वेज रिलेटेड जितने भी कोड हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने कोड ऑन वेजेज में इन चारों को मर्ज करके जो प्रोविजंस दी गई थी, कुछ प्रोविज़न चेंज किए थे उस पे एंड उन पे क्वेश्चंस भी हमने किया था। इसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के जो 3 कोड जो मर्ज हुए थे, ये आपको ट्रेड यूनियन एक्ट थे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इन तीनों एक्ट के हम लोगों ने पर्टिकुलरली किया था। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट किया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट किया था, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट किया था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट किया था, प्लांटेशन लेबर एक्ट किया था, माइंस एक्ट किया था, और फिर हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो 4 जो लेबर कोड हैं, वो 4 लेबर कोड में 3 लेबर कोड की जो प्रोविज़न है वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो नया वाले से क्वेश्चन पूछे या पुराने से, दोनों हमारा कवर हो जाएगा। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है, उसमें जो एक्ट्स हैं उसके पहले हम एक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड में कोई प्रोविज़न क्योंकि देखिए जो कोड है ना उसमें जस्ट मर्जिंग, जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है तो उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविज़न, इसके बाद जो मैच कर रहा है उसको मर्ज कर दिया गया है ना, और फिर उसके बाद प्रोविजंस बाकी जो लिख दिया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, इनके प्रोविजन को बस मर्ज किया गया हुआ है। कुछ चीज़ें चेंज की गई वो मैं आपको बता देता हूँ, और इन सब पे हमने यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हमने कराए हैं आपको, ठीक है। जो नए आए हैं उनको तो मेरा सजेशन है कि आप पहले 1 से 26 तक देख लें, क्योंकि बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी हैं जो, क्योंकि प्रोविजंस बहुत सब में आपको एक ही जैसे प्रोविजंस भी हैं बहुत सारे में, तो उस केस में आपको जो है सो बेनिफिट होगा अगर आप 1 से 26 तक देख करके फिर 27वां देखेंगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने वाले हैं जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो ये प्रोविज़न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब भारत की आज़ादी से पहले कोई सोशल सिक्योरिटी, आपको जो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स नहीं थी, कोई प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं था। अगर वर्कर रिटायर हो गया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, घर से पैसा ले करके जा रहा है फैक्ट्री, जब एज हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उसको खाली हाथ आपको जो है जाना पड़ रहा है। डिजेबल हो गया, कोई डेथ हो गया, तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ हमें करना चाहिए, जो आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हम 50 साल कंपनी में काम किए हैं या कहीं पे किए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कोई स्कीम्स तो गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उनको फ़ायदा मिले, लेबर्स वर्कर को फ़ायदा मिले। तो वहाँ पे बात हुई कि हम चलो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ के लिए अर्जेंट है, वो ज़रूरी है ना, सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको देना चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आपको आई थी 1952 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई थी। 1 इज़ द प्रोविडेंट फंड की एस्टैब्लिशमेंट, 1 इज़ द पेंशन फंड, और एक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस फंड। याद रखना है आपको, कोई भी फैक्ट्री या किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है उसके लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, पहला तो लाइन आपको ये याद रखना है। पूरे इंडिया में ये आपका कवरेज है। अब इसमें कहाँ कहाँ अप्लाई है? फैक्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 विद 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉई, अदर इस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से एम्प्लॉई, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी आपको 2 महीने की नोटिस दे करके, ये टाइम याद रखना बस कि 2 महीने की नोटिस दे के कहीं पे भी
10 वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं उनके वहाँ भी ये लागू कर सकता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों अगर एग्री करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल है, लेकिन कहीं पे 5 ही लोग काम करते हैं और एम्प्लॉय दोनों एग्री करते हैं, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होते हैं वो इस एक्ट के प्रोविज़न को किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में विथ नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार, ये हमने प्रोविज़न हर जगह पढ़ी है कि एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि 20 से ज़्यादा लोग हो गए और ये प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि 5 लोग छोड़ के चले गए, तो नंबर ऑफ पीपल कम भी हो गए, फिर भी एक्ट एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। अब इस एक्ट में ऑथराइज्ड ऑफिसर की बात की गई है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन हो गया? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, है ना, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या और भी जो ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, दैट इज द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, फैक्ट्री किसको बोलेंगे? कोई भी प्रीमाइसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है विथ और विदाउट एड ऑफ द पावर। जब भी इस एक्ट में फंड की बात होगी तो दैट इज द प्रोविडेंट फंड जो इस एक्ट के तहत सेटअप किया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस फंड स्कीम जो होगा वो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड एंड स्कीम लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए है। देन पेंशन फंड की जब भी बात होगा तो द फंड एंड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग, पेंशन देने के लिए जो फंड है उसको पेंशन फंड या पेंशन स्कीम बोलेंगे। तो हुई रिकवरी ऑफिसर की भी इसमें प्रोविजन है। अभी तक जितने भी एक्ट पढ़े वहाँ पे रिकवरी ऑफिसर की प्रोविजन नहीं थी। ईपीएफ एक्ट में रिकवरी ऑफिसर के प्रोविजन है कि जो ड्यूज हो गए उसको रिकवर करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं रिकवरी ऑफिसर, उसको, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। इतना याद रखिए बस। स्कीम होगा मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, सुपर एनुएशन जो है यहाँ पे वो 58 के एज तक है, इट्स नॉट अ 60 पेंशन स्कीम में। ठीक है, ये इतना याद रखना है। नाउ सेक्शन 5 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्रिएट कर सकती है स्कीम जिसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम कहते हैं, टू सेटअप प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड को सेटअप करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। और ये जो फंड होगा मैनेज किए जाएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो भी फंड हो जो प्रोविडेंट फंड वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा होगा। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगा कौन? पहली बात तो है कि बनाएगा कौन, तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये बनाएगी। किस चीज़ के लिए? प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, इन सबको मैनेज करने के लिए ये बनेंगे आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस? सो इसके जो चेयरमैन होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को, या वाइस चेयरमैन जो होंगे वो आपको अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, मतलब कि जो भी मेंबर होंगे जो सीपीएफसी होंगे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बाय डिफॉल्ट जो है सो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हो जाएंगे। इसके बाद 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे और 15 स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 10 एम्प्लॉयर की तरफ से लोग होंगे और 10 वर्कर की तरफ से लोग होंगे। ये सारी चीजें आपको होंगी। क्यों होंगे? चेयरमैन वाइस चेयरमैन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। ठीक है, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल होगा, 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होगा, 10 एम्प्लॉयर के तरफ से होंगे, 10 एम्प्लॉई की तरफ से होंगे। ये हो गया, बन गया आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। जितने भी फंड्स हैं उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना, उसका ऑडिट जो होगा वो करेंगे, कैग के द्वारा ऑडिट करवाना, ये सब काम इनका है। और ये जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगी। मुझे लगता है इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है एग्जीक्यूटिव कमेटी इस बोर्ड को असिस्ट करने के लिए। एक तो मेन बोर्ड होता है, उसके डिफरेंट कमेटी बना सकते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा उसमें जो चेयरमैन होगा उसी बोर्ड के मेंबर से कोई एक चेयरमैन होगा। अब सेंट्रल बोर्ड में हमने बात किया था कि 5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। उसी 5 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल में से 2 उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर हो जाएंगे। सीपीएफसी तो भाई सीपीएफसी तो इसमें है नहीं, है ना। ठीक है, तो सीपीएफसी तो एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट होंगे ही होंगे। इसके बाद 3 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बोर्ड के में होंगे। सेंट्रल बोर्ड मतलब क्या है कि टोटल हमने क्या पढ़ा था?
सेंट्रल बोर्ड में हमने पढ़ा था कि 15 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? 15। उसमें से 3 लोग जो है सो एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई भी 3 को रखना पड़ेगा। इसके बाद 10 एम्प्लॉयर था, 10 एम्प्लॉई, तो 3 एम्प्लॉयर और 3 एम्प्लॉई उसी बोर्ड में से रखना है। मतलब मेंबर्स जो चूज करने हैं उसी बोर्ड में से होने चाहिए और CPFC। तो ये एग्जीक्यूटिव बन गई एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसी तरह बात हुई कि स्टेट बोर्ड भी बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करके आपको बना सकते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को आपको अपॉइंट करेगा एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ये होंगे। इसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट ऑफिसर भी इसको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड, अब वहाँ की जो आपको एडिशनल डिप्टी वगैरह होगा ये सब सेंट्रल बोर्ड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट CPFC को अपॉइंट कर दिया। नाउ बाकी जो ऑफिसर होगा, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हुआ, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर, ये सब सेंट्रल बोर्ड के द्वारा अपॉइंट होगा। ये ध्यान रखना है आपको। जितने भी ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट अपॉइंटमेंट होगा उसमें UPSC से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ लोगों को हायर कर रहे हो 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी अगर आप ग्रुप A ग्रुप B का कर रहे हो तो यू हैव टू कंसल्ट विद द UPSC। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बोर्ड ने कुछ फैसला लिया, अब आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं बोर्ड में वैकेंसीज है या ये बना जो है सो वो ठीक नहीं है, उससे नहीं होगा। वैकेंसीज हो या बना नहीं हो, जो बोर्ड का फैसला होगा डिस्पाइट द वैकेंसी, डिस्पाइट द डिफेक्ट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बोर्ड का फैसला जो है अब प्रोसीडिंग जो होगा वो मान्य होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कितना जो है कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कितना करेगा, कंपनी वाले कितना करेंगे? 10% और किसी किसी स्टैब्लिशमेंट में 12%। बेसिक वेज, DA और रिटेनिंग अलाउंस के प्रोविडेंट फंड में कितना परसेंट करेंगे? 10% या किसी स्पेसिफिक स्टैब्लिशमेंट में 12%। अब सेम जो है एम्प्लॉई को भी करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 10% कर रहा है 10% इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट। लेकिन अगर एम्प्लॉई को इच्छा है कि हम 15% करेंगे तो वो कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉई अगर 15% करेगा इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी वाले को भी 15% करना पड़ेगा। ये 10-10 दोनों कर सकते हैं, स्पेसिफिक के लिए 12-12 कर सकते हैं। बट एम्प्लॉई अगर चाहे तो ज़्यादा कर सकता है ना, ज़्यादा कर सकता है। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं कि एम्प्लॉयर भी ऐसा करेगा। अभी 15 किया, एम्प्लॉयर कंपनी को भी इच्छा हुआ कि हम भी 15 कर दे, दैट इज अनदर थिंग। बट दिस इज, अगर एम्प्लॉई अगर ज़्यादा दे रहा है तो कंपनी को जो बेसिक है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा उसकी इच्छा। अब ये जो कंट्रीब्यूशन हम लोग का हो रहा है, इस कंट्रीब्यूशन का 8.33% जो होगा वो पेंशन फंड में चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया? एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन है उसका 8 ये डाटा भी याद रखेंगे, 8.33% चला जाएगा पेंशन फंड में। ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करती रहती है। और मैंने बात कर लिया कि सेंट्रल बोर्ड ही एडमिनिस्टर करती है, लेकिन कोई भी स्कीम जो है सो सबसे पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए जाती है। क्लियर, तो ये डाटा सब याद हो गया आपको। अब बात होती है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आपको बना सकती है एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या हो गया, 1% जो है सा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 1% बेसिक वेज, DA और रिटेनिंग अलाउंस का आपको जो होगा फंड इसमें पैसा कहां से आएगा? 1% ऑफ बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, इसके बाद अप टू 0.25% जो होगा, जैसे मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस स्कीम को 0.25% आप जो है सो खर्चा कर सकते हो। इसको भी सेंट्रल बोर्ड ही एडमिनिस्टर करेगा। क्या क्या समझे सर? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो है सो लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ओपन कर सकती है। उसमें एम्प्लॉयर को 1% ऑफ बेसिक वेज, DA और रिटेनिंग अलाउंस देना पड़ेगा। उसके 0.25% तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी मीटिंग होती है, कमेटी होती है, तो उसके पैसा एडमिन एक्सपेंस है ना उसमें। ठीक है, अब समझिए, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया।
अब जितनी भी स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, या एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब आपने समझा ना एक चीज़, 10%, किसी किसी केस में 12%, ये 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका 8.33%, और यहाँ पे जो है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है 1% ऑफ द बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। अब जो भी स्कीम ये तीनों का तीनों बात किए हैं, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, या एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का, ये पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा आपको। पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई हटा सकता है ना, तो ये सब चीज़ें भी याद रखना है। अब समझिए, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होंगे, जैसे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हुआ, रीजनल कमिश्नर हो गया, ये आपको एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी नहीं होगी ये सब को डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगा, या कितना अमाउंट ड्यू है। लेकिन ये सब चीज़ करने से पहले डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयर को सुनना पड़ेगा, है ना। विदाउट एम्प्लॉयर प्रेजेंस से आप एक्स पार्टे ऑर्डर्स नहीं ला। एक्स पार्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि विदाउट एम्प्लॉयर प्रेजेंस। अगर एम्प्लॉयर नहीं है, आपने कुछ भी फैसला दे दिया, तो उस केस में 3 महीने के अंदर में एम्प्लॉयर जो है आपको क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। नाउ ट्रिब्यूनल इसमें बनाई गई है। नाउ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है, वही ट्रिब्यूनल यहां पे जितनी भी डिस्प्यूट अपील होगा उसको भी हैंडल करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अपील होती है, 1 लाख रुपए की कोई डिस्प्यूट है, उस पर अपील हो रही है, तो एम्प्लॉयर को 75% डिस्प्यूटेड अमाउंट का आपको जमा करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के पास में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर को कोई ओवर ड्यू अमाउंट है, तो उस पर 12% का एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी डेटा याद रखेंगे। ठीक है। मतलब सेंट्रल बैंक का जो लेंडिंग रेट है उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 12% एनुअल रेट पे देना पड़ेगा। अब जो रिकवरी, ड्यू का रिकवरी है ना, ड्यूज हो गया उसका रिकवरी है, तो वो एम्प्लॉयर से लिया जाएगा। ठीक है। और उसको कंट्रीब्यूशन का ड्यू है एम्प्लॉयर का, या कुछ डैमेज हो गया, कुछ चार्जेज है, तो दैट इज द बाय द रिकवरी, वहां से लिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर से कर रहा है तो एम्प्लॉयर जो है सो, आप अगर जैसे मान लीजिए कि हम तो एम्प्लॉयर से लेंगे, क्लियर, गवर्नमेंट जो है सो एम्प्लॉयर से लेगी, बट एम्प्लॉयर अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया है तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गए तो एम्प्लॉयर, हम तो पैसा एम्प्लॉयर से लेंगे, एम्प्लॉयर कैन रिकवर कंट्रीब्यूशन आपको कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं कि उसके जो पेमेंट देने हैं उसमें से आपको हटा कर देंगे। मतलब यहां पे रिकवरी जो ड्यू करनी है वो हमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से ही करेंगे। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ अब जो ऑफिसर है, रिकवरी ऑफिसर, वो या जो ऑथराइज ऑफिसर है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑथराइज ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसने कहा कि भाई देखो इसको ड्यू तो देना है, तो ड्यू क्या करेगा, वो रिकवरी ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि भाई इसका इतना जो है सो आपको रिकवरी करना है। अब उस रिकवरी कैसे कर सकते हैं, उसकी जो पीएफ ड्यूज वगैरह है उसका आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो उसको आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है ना, उसको अरेस्ट भी कर सकता है, या उसकी जो गाड़ी है उसको ले लेगा रिकवरी ऑफिसर। ये सबको रिकवरी ऑफिसर को ऑथराइज ऑफिसर कह दिया कि भैया इतना पैसा इससे लेना है, तो वो किसी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है। ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, उससे भी पैसा अगर पूरा नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर की अपनी प्रॉपर्टी जो होगा उसको अटैच करेंगे। समझ में आया, क्लियर। तो ये आपको है। अब अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर को भेज दिया, ठीक है ना, कि यहां पे एम्प्लॉयर रहता है, रिसाइड करता है, क्लियर। अब समझिए, वही मैंने चीज़ जो बताई थी आपको कि अगर उससे पूरा नहीं होता है, रिकवरी इनसफिशिएंट होता है, तो फिर से जो दूसरे रिकवरी ऑफिसर हो गए पर्टिकुलर एरिया के, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेट अस अज्यूम बिहार में, ठीक है, तो बिहार वाले रिकवरी ऑफिसर तो ले लिया, अब उसका यूपी में भी है, तो ये जो होगा ऑथराइज ऑफिसर, ये यूपी के रिकवरी ऑफिसर को भेजेंगे कि भाई आप जो है सो वहाँ की प्रॉपर्टी को लीजिए, जिसके जुडिक्शन में होगा वहाँ वो जो है सो फिर जा करके उनकी वहाँ की प्रॉपर्टी को बेच करके देगा। ठीक है, ठीक है ना। बाकी ऑफिसर जो है सो अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का उनको ड्यू कर दिया, बाद में उसको इच्छा है कि उसको कुछ कारण हुआ, पता चला कुछ गलत है, तो वो विड्रॉ कर सकता है या करेक्ट कर सकता है उस सर्टिफिकेट को, और रिकवरी ऑफिसर को बता सकता है कि नहीं इनसे इतना ही लेना है। ठीक है। इवन
अगर मान लीजिए कि रिक्वेस्ट करता है एम्प्लॉयर कि भाई हमको कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद आप रिकवर कीजिएगा, तो रिकवरी को रोका भी जा सकता है बाय द ऑथराइज ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर बोलेंगे ठीक है इसको रोक दो, ठीक है ना, कि इनको अभी टाइम की एक्सटेंशन मिली है। तो ये सारी चीजें ध्यान आपको रखना है। नाउ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है या कोई ऑथराइज ऑफिसर होगा, वो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर के पास में किसी एम्प्लॉयर का पैसा किसी और के पास में होगा, वहां से भी ले सकता है। एम्प्लॉयर का पैसा किसी और के पास में होगा तो वहां से भी सीपीएफसी अगर चाहे या ऑथराइज ऑफिसर तो वहां से भी ले सकता है। या थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉयर का पैसा रखा होगा उसको भी नोटिस दे सकता है कि भाई पैसा दो। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह को भी आप जो है सो, है ना, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से भी आप रिकवर कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि प्रोविडेंट फंड अमाउंट जो होगा वो प्रोविडेंट पीएफ का जो अमाउंट होगा वो, जैसे मान लीजिए कि कुछ अगर ये कर्जा ले लिया बैंक से और सधा नहीं रहा है, तो कर्जा के लिए प्रोविडेंट फंड अमाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक से पैसा लेके भाग गया कोई कंपनी, XYZ कंपनी है, बैंक से 5 लाख करोड़ लेके भाग गया, तो वो 5 लाख करोड़ आप जो है कोई भी कोर्ट जो है सो प्रोविडेंट अमाउंट से रिकवर करने के लिए नहीं बोलेगा, बिकॉज दैट इज फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स। ठीक, समझ में आ गया? तो कुछ भी होगा तो कंट्रीब्यूशन से आपने नहीं निकालना है। और अगर मान लीजिए कि कंपनी अगर बिक जाती है, कुछ भी ऐसा कंपनी में कुछ भी ऐसा दिक्कत हो जाती है, तो सबसे पहले अगर जो सेल होगा, जैसे मान लीजिए कि पूरी प्रायोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि जो भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, कंपनी कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया, तो अब अगर मान लीजिए कंपनी बिकेगी तो सबसे कंपनी ने डेब्ट भी लेके रखा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के डेब्ट्स हैं, तो किसको पहले मिलेगा? तो जो पैसा सेल से होगा उनको, या जो भी पैसा वाइंडिंग अप से जो भी जिससे भी होगा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन वाले में पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद एम्प्लॉयर जो है, जैसे मान लीजिए कि उनको बेनिफिट्स देने हैं या वेज को रिड्यूस नहीं कर सकता है, बेनिफिट को नहीं कर सकता है ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन, उनको चूंकि कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसको बेसिक वेज का प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का, बेसिक वेज प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का आपको कितना परसेंट देना पड़ता है? 12% मान लीजिए देना पड़ता है। अब उस कारण से वो कोई भी कंपनी एज एम्प्लॉयर नहीं ऐसा कर सकता है कि बेसिक वेज को ही कम कर देते कि हमको कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मेन समझ में आ गया आपको? ये चीज़ें बोले। बाकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है इंस्पेक्टर, अगर कोई फॉल्स पेमेंट या पेमेंट को अवॉइड करेगा तो 1 साल तक की जेल, 5,000 तक की फाइन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर इंश्योरेंस स्कीम का डिफॉल्ट होगा तो 1 साल की जेल, 5,000 तक की फाइन, ठीक है। तो ये आप याद रखें, कोई स्कीम की वायलेशन होगी तो एक साल की जेल, 4,000 तक की फाइन। अब देखो इतनी डाटा तो याद रखोगे नहीं, 5,000, 10,000, 4,000, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते भी नहीं इससे, है ना। नो कंपनी अगर ऑफेंस करेगा तो डायरेक्टर का भी होगा, है ना, डायरेक्टर मैनेजर का होगा, अनलेस एंड अनटिल वो प्रूफ नहीं कर देता है कि हम नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि ईपीएफ एक्ट में एक चीज़ रखी हुई है, एक चीज़ लिखी हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंट कि दिस इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप जितने भी एक्ट पढ़े हैं सब में आपने नॉन कॉग्निजेबल पूछे हैं कि कभी भी कोर्ट तभी सुनेगा जब इंस्पेक्टर लिख के देगा या विद द प्रायर परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर, लेकिन यहां कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब हो गया कि अगर कंट्रीब्यूशन पेमेंट के कंट्रीब्यूशन में अगर आप कुछ इश्यू कर रहे हैं तो आपको विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। सिर्फ पेमेंट कंट्रीब्यूशन में, बाकी अदर कुछ भी अगर करेगा तो उस केस में फिर से वही कॉग्निजेबल ट्रायल होगा, इंस्पेक्टर का रिपोर्ट होगा या प्रायर सैंक्शन सीपीएफसी वगैरह से हो गया, कोई ऑथराइज ऑफिसर बोल देगा कि ठीक है कंप्लेन कर सकते हो, तब कर सकते हो, तभी कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन पेमेंट कंट्रीब्यूशन की अगर बात होगी तो उस समय जो है सो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बाकी सब में फिर वही जैसा पहले हम पढ़े थे वही होगा। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों क्यों दिए हुए हैं। समझ में आ गया ना। कंट्रीब्यूशन का पेमेंट की बात आएगी तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल।
ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र, ये सब जो भी है, तो आप CPFC भी आपको जो है सो चार्ज कर सकती है कि भाई इतना पैसा आपको देना है ना। वो एम्प्लॉयर को सुनेगा, ये सारी चीज़ तो है ना। ठीक है। अब कोर्ट जो बोल देगा तो पर्टिकुलर पीरियड में आपको कि इतना दिन में आप इसको कंट्रीब्यूशन दे दो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 1 साल तक की जेल या आपको 100 रुपये की डेली फाइन लग जाएगी, है ना। अब ये अप्लाई कहाँ नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे 50 एम्प्लॉय से कम है और पावर का यूज नहीं हो रहा है, और वैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जहाँ जिसके अपने प्रोविडेंट फंड है या पेंशन स्कीम, अपने अलग से पेंशन स्कीम है, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल EPF नहीं होगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, NPS है, तो वहाँ पे EPFO वाला नहीं एप्लीकेबल होगा, है ना। NPS है, UPS है स्कीम पेंशन के लिए। ठीक है, या कोई स्टेट एक्ट जो है सो उसके इक्विवेलेंट या ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जाम कर ही सकते हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट को। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी अगर चाहेगा कि हम ऐसा करते हैं कि हमको अपने पास रखना है फंड, पूरा जो फंड हम EPF में जाते हैं वहाँ पे जमा करते हैं वो हम अपने पास रखेंगे, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर जिसके पास, कोई कंपनी जिसके पास 100 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज होगा तो वो क्या करेगा, उसको जो है सो ऑथराइज किया जा सकता है कि आपका अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होगा, लेकिन उसमें एम्प्लॉय से भी परमिशन लेना पड़ेगा, और पिछले 3 साल में कोई डिफॉल्ट या कोई ऑफेंस अगर वहां पे एम्प्लॉयर ने नहीं किया होगा तो। ठीक है, समझ में आ गया। एम्प्लॉयर जिस 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज होगा तो उससे पूछ करके, एग्री करके अपना खुद का प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है सो मेंटेन कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16A। अब एग्जेम्प्ट कौन कर सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी इस्टेब्लिशमेंट को कि किसी स्कीम में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, है ना। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविडेंट फंड, पेंशन या ग्रेजुटी बेनिफिट इक्वली या मोर फेवरेबल है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है कि भाई हमको ये नहीं चाहिए फैसिलिटी, क्योंकि इससे अच्छी फैसिलिटी हमारे पास में है। लेकिन अगर एग्जेम्पशन करने से पहले सेंट्रल बोर्ड से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब जो एम्प्लॉयर को एग्जेम्प्ट कर दिया कि ठीक है आप मत कीजिए, आपका और अच्छा है, तो उसको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो पैसों का इन्वेस्टमेंट जैसा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन के बाद ऐसा नहीं कि आपको एग्जेम्पशन मिल गया कि आप जो है सो चलो ठीक है, आप अच्छा आप ग्रेजुएटी हम गवर्नमेंट की जो है अप्रूव्ड उससे ज़्यादा देते हो, आपने क्या किया, जैसे ही आपको अप्रूवल मिल गया तो उसको कम कर देते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो। बेनिफिट जो है सो एग्जेम्पशन के बाद जो है सो आप कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी कंट्रीब्यूशन तो चलता ही रहेगा। इंश्योरेंस स्कीम से इस्टेब्लिशमेंट जो है सो CPFC ही कर देगा कि अगर उसके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस किया और अच्छी अगर स्कीम है तो CPFC कर देगा। और इवन डेफिनेटली नॉन अगर कंप्लायंस करोगे तो कभी भी इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर कोई एम्प्लॉई, ठीक है ना, इफ एन एम्प्लॉय मूव्स टू एन एस्टेब्लिशमेंट नॉट कवर्ड बाय द एक्ट, मान लीजिए कि कोई पहले जिस कंपनी में कंपनी ABC कंपनी लिमिटेड में काम कर रहा है, वहाँ पे EPF एक्ट तो एप्लीकेबल है बट XYZ में नहीं है। ठीक है ना, तो पहले तो अगर मान लीजिए तो वहाँ पे वहाँ के जो प्रोविडेंट फंड का व्यवस्था होगा वहाँ पे आपको नेम एम्प्लॉयर के फंड में ये पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर कवर्ड होगा, ठीक है ना, तो उसके एक्ट के फंड में तो रहेगा ही पैसा। समझ में आ गया। इफ मूविंग टू अ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे EPF कवर्ड है, एक्यूमुलेशन फ्रॉम द प्रीवियस फंड कैन बी ट्रांसफर टू द एक्ट्स के फंड में। मतलब समझ रहे हो ना, EPF एक्ट के फंड में। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, जैसे किसी इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हो जिसका अपना PF अकाउंट है एज पर द सेक्शन कितना 17, सेक्शन 16A अपना PF अकाउंट है। मान लीजिए आप जहाँ पे जा रहे हो तो वो आपका जो पैसा होगा PF का वाला वो आपको उस एक्ट के में आपको डाल दिया जाएगा। अगर उस वहाँ वो जो है सो वहाँ पे उसका अपना सेपरेट होगा तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेशन चला जाएगा। अगर वो EPF एक्ट वाला में होते EPF के पास चला जाएगा।
ठीक है। देन ओवर राइडिंग पावर, ओवर राइडिंग इफेक्ट, बोला कि द एक्ट प्रिवेल्स ओवर कन्फ्लिक्टिंग, अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 से जो भी प्रोविजन जो है सो कन्फ्लिक्टिंग है उसमें ये एक्ट प्रिवेल कर रहा है, मतलब ईपीएफ एक्ट प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। द एक्ट प्रिवेल्स ओवर कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, ये बाद में ऐड किया गया तो ओवर राइडिंग इफेक्ट। अब अगर कोई स्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर्ड हो रहा है, सेल कर गया, स्टेब्लिशमेंट बिक गया या लीज पे चला गया, तो बोथ द ओरिजिनल एम्प्लॉयर एंड ट्रांसफरी आर जॉइंटली लायबल फॉर कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल होगा। और ड्यूज अप टू द ट्रांसफर डेट लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जिस दिन ट्रांसफर हुआ वो सब तो पुराने वाले होंगे ओरिजिनल, और उसके बाद जो है सो सेकंड वाले। यही कुछ प्रोविजन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एक्ट के जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट टू बी द बेस्ट यू मस्ट एबल टू हैंडल द वर्स्ट, आपको बेस्ट बनना है तो यू हैव टू हैंडल द वर्स्ट, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल pyq_pedia पे मिल जाएगी। इवन यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम द pyqpedia.com। जो भी अगर क्वायरी होगी तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम पे या मेल पे आप मैसेज कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, टेस्ट क्यूज मिल जाएंगी, पेपर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, पेपर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं, इवन दिस मटेरियल जितने भी हम क्लास लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह के सारे आपको वहाँ पे अपलोडेड हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।